मुकेश की हाल ही में शादी हुई थी। अपनी पत्नी सोनम से वो बहुत प्यार करता था। मुकेश दर्जी का काम किया करता था। डिब्रूगढ़ का सबसे अच्छा दर्जी मुकेश ही था। हमेशा वो लोगों को कम दाम में सिलाई करके बहुत सस्ता और सही समय पर उनके कपड़े उन्हें दे देता था। सोनम नई नई बहू बनकर घर आई थी। सोनम अपने पति मुकेश जैसा बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपने पति जैसा बनकर अपने पति जैसा हुनर सीख ले और अपने सिलाई के व्यापार को बहुत बड़ा कर ले। कहाँ हो भाग्यवान? मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। ये देखो। गजरे से क्या होगा जी? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे आप सारी दर्जी और सिलाई के हुनर सिखा दीजिए। इससे हमारे घर का मुनाफा बढ़ जाएगा। सोनम की बात सुनकर मुकेश ने सोचा, बात तो सच है। और मुकेश सोनम और कुछ लोगों के 2 बच्चे इमली और सचिन को बिठाकर सिलाई और दर्जी का काम सिखाने लगता है। कुछ ही दिन में सोनम लहंगा और सूट सीना सीख जाती है। लेकिन शाम के वक्त सोनम के घर में खबर आती है कि मुकेश का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। पूरा परिवार टूट सा जाता है। सोनम सहम सहम कर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या अपशकुन हो गया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और रोते रोते अपने सास से लिपट जाती है। सास से जाकर कहती है कि वो पेट से है। घर के इकलौते चिराग के देहांत होने की खबर सुनकर माँ और घर की बहू दोनों खूब रोते हैं। लेकिन लोगों को लगता है सोनम उनके घर की काली छाया है, इसीलिए मुकेश की मृत्यु हो गई। सोनम और माँ जी ने जैसे तैसे कुछ दिन बिता दिए। थोड़े बहुत ग्राहक उनके पास आते थे। ग्राहकों की कमी की वजह से और घर में पैसों की चिंता की वजह से सोनम अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा, वरना मेरा होने वाला बच्चा कमजोर होगा। इन्होंने मुझे थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दिया था। मैं अभी भी लोगों के लहंगे और सूट सिल के थोड़े बहुत पैसे का इंतजाम कर सकती हूँ, जिससे कि हमारा घर चल सके। बहू, तुम्हारी सोच तो अच्छी है, लेकिन हमारी किस्मत फूटी हुई है। जब किस्मत खराब होती है ना बेटा, तो घर की छत पर रखे हुए आम को भी चूहे खा जाते हैं। लेकिन हमें इस चीज का कोई उपाय निकालना ही होगा, वरना हम भूखे रह जाएंगे। लोगों को लगता है तुम्हारे कदम अपशकुन है। तुमने घर में कदम रखा, इसीलिए मुकेश हम सबके बीच में नहीं रहा। कमला की बातें सुनकर सोनम निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो उसी सिलाई मशीन पर बैठकर मन ही मन सोचती है, भगवान, मैं मेरी माँ जी और मेरे बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगी? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। गांव वालों को लगता है कि मैं काला जादू करती हूँ, इस वजह से वो हमसे बात तक नहीं करते। क्या होगा हमारा? सोनम सिलाई मशीन पर बैठकर सोच ही रही थी कि सिलाई मशीन चलने लगी। देखते ही देखते सिलाई मशीन से लहंगा सिल गया। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। सोनम ने सूट का धागा डाला और वो भी देखते ही देखते सूट में तब्दील हो गया। वो समझ गई, हो ना हो इस सिलाई मशीन में ही कुछ है। दूसरे दिन सुबह सोनम ने इमली को एक आदमी के साथ देखा। वो उससे बातें करने लगी। इमली, इधर आना। कहाँ जा रही हो? कई दिनों से दिखी भी नहीं। सब ठीक है ना? जी भाभी, सब ठीक है। वो मेरी इनसे शादी हो गई, इसीलिए मैं अब अपने ससुराल में ही रहती हूँ। लेकिन तुम्हारी उम्र तो अभी कम है, तो तुम्हारी शादी इतनी जल्दी कैसे हो गई? वो मुकेश भैया से सिलाई कढ़ाई सीखने के कारण मैं आपके साथ रहती थी ना, और मुकेश भैया का देहांत हो गया, तो कहीं आपका बुरा छाया मुझ पर भी ना पड़ जाए और मैं अपशकुनी ना हो जाऊं, इसलिए मेरी शादी जल्दी करा दी गई।
इतना कहकर इमली और उसका पति वहां से चले गए। दूसरे दिन सचिन अपने एक विदेशी भैया के साथ सोनम के घर आ गया। आओ सचिन, आज हमारे घर में क्या बात है? भाभी, ये भैया जो मेरे साथ आए हैं ये विदेश से आए हैं। मुकेश भैया से ये विदेश के लिए लहंगा और सूट सिलवा के लिए जाया करते थे और आज फिर से हमारे यहाँ सूट सिलवाने आए हैं। इन्हें क्या सिलवाना है? मैं बहुत अच्छे लहंगे और सूट सिलती हूँ। दोनों ही सिलवाना है, इसीलिए ये आए हैं और कुछ धागे और कपड़े साथ लेकर। इनसे खाइए, हमें कुछ नमूना दिखाई। सोनम धागे लेकर तुरंत सिलाई मशीन पर रख देती है और वो लहंगे में बदल जाता है। सोनम वहाँ से लहंगा लेकर उस विदेशी आदमी को जाकर दिखाती है। विदेशी देखकर चौंक जाता है। सचिन को ये देखकर विश्वास ही नहीं होता और वो कहता है, आपने तो मुकेश भैया से भी जल्दी सिलकर दिखा दिया, आपके हाथों में तो जादू है। मैं तुम्हें 500 लहंगे और 500 सूट का ऑर्डर देता है। ये लीजिए कुछ पैसे, इन्हें रख लीजिए और ऑर्डर हमारा 2 महीने बाद दे दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। मैं और मेरा होने वाला बच्चा आपका कर्जदार रहेगा। इतना कहकर विदेशी और सचिन वहाँ से चले जाते हैं। सोनम उस जगह पर जाकर मशीन को देखकर कहती है, मुझे पता है इसके पीछे आपका हाथ है। इस मशीन में आपकी आत्मा है और हमारे परिवार की मदद कर रही है। मैं बस आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने हमारे परिवार की सहायता की। सोनम की बात सुनकर मशीन से एक कपड़ा नीचे गिर जाता है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि मशीन ने उनका आभार स्वीकार किया है। सोनम उस विदेशी आदमी का ऑर्डर पूरा करती है। 15 दिनों में ही सोनम विदेशी आदमी के लहंगे और सूट सचिन के हाथों भिजवा देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनम एक नन्हे लड़के को जन्म देती है। धीरे धीरे गांव वाले सोनम और उसके परिवार से बातें करने लगते हैं। भाभी, इतना प्यारा बच्चा है, पूरा मुकेश भैया पर गया है। सच कहा तुमने, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है सचिन। ना तुम उस विदेशी को लेकर आते और ना ही ये सब मुमकिन होता। कुछ ही देर बाद गांव के कुछ बच्चे सोनम के पास आकर कहते हैं, मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। बड़ी होकर मैं भी आपकी तरह सूट और लहंगे सिलूंगी और कामयाब बन जाऊंगी। जरूर बेटा, तुम भी मेरे जैसी जरूर बनोगी। सोनम की जिंदगी में फिर से बहार आ जाती है। सोनम और उसकी सास खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और पूरा गांव उनसे बातें करने लगता है। सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक शहर में सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी है।